आपको सामान्य विज्ञान में जो फिजिक्स का पोर्शन है, विशेष रूप से जो पुलिस की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उसके लिए मैं दूसरा पार्ट इस वीडियो में बना रहा हूँ, तो इसको समझें। देखिए, प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। आप देखते हैं जब बिलोना करते हैं तब उसमें दही को फैलाया जाता है, यानी अपकेंद्रित किया जाता है, तो इसमें अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रित और अपकेंद्रित। अप का मतलब फैलाना, अभी का मतलब इकट्ठा करना, तो इसमें दूध से क्रीम निकालते समय अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी पृथ्वी से कितना भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। तो हम जानते हैं कि 1/6 भाग, 1/6। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो हमने ये किया था कि 600 गुणा 1/6 तो 100 न्यूटन होगा उसका भार चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा पर तो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 1/6 भाग है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। चाहे कोई भी द्रव है, उनकी बूंद है वो गोल होती है। गोल क्यों होती हैं, इसका एक कारण है कि पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है ये समझे। पृष्ठ तनाव क्या होता है, कोई भी द्रव है, उस द्रव के बाहर के जो अणु हैं वो उसके अंदर के अणुओं द्वारा खींचे जाते हैं, अंदर की तरफ खींचे जाते हैं। इसलिए सतह पर एक तनाव पैदा होता है, सतह पर एक खिंचाव पैदा होता है। उस खिंचाव को पृष्ठ तनाव या सतही तनाव कहते हैं। तो उस सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी है या अन्य द्रव्य हैं उनकी बूंद है वो गोल होती है। और गोल क्यों होती हैं, क्योंकि गोल है उसका क्षेत्रफल है वो सबसे कम होता है, इसलिए बूंदें हैं वो गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण कम बूंदें गोल होती हैं। अब अगला प्रश्न है, तेल दीपक की बत्ती में तेल के कारण ऊपर चढ़ता है। हम देखते हैं दीपक में या लालटेन में या चिमनी में तेल है वो उसकी बत्ती में ऊपर चढ़ता रहता है। क्यों चढ़ता है, उसका कारण है कैसिकत्व या आपके कैसिका क्रिया। कैसिका क्रिया क्या है, कैसिकत्व या कैसिका क्रिया क्या है, एक बहुत ही बारीक केस के समान नली बनती है और उस नली के अंदर, उस नली के कारण ये तेल ऊपर उस बत्ती में ऊपर चढ़ता है। तो इसका कारण इसको है कैसिकत्व या इसको कैसिका क्रिया कहते हैं। कैसिकत्व के कारण ही पेड़ों में जल है वो जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचता है, उसका कारण भी कैसिकत्व है। तो ये कैसिकत्व एक फिजिक्स की राशि है, इसके कारण ये ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है, आपके ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि आपके सब्जेक्ट में इसमें पार्ट है सामान्य विज्ञान का। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य लंबवत होती है। ध्वनि क्यों पैदा होती है, ध्वनि कंपन के कारण पैदा होती है। कणों में कंपन, किसी भी पदार्थ के कणों में, अणुओं में जो कंपन होता है उसके कारण ध्वनि पैदा होती है। और ध्वनि की जो तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य या लंबवत प्रकार की होती हैं। उसके कण हैं वो ऊपर नीचे कंपन करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सर्व्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है।
सर्वे प्रेशर का मतलब होता है सुनने योग्य ध्वनि, जो हमें सुनाई देती है। मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनियाँ हैं वो श्रव्य होती हैं। वो उसका प्रेशर है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति का मतलब होता है इकाई समय में कंपनों की संख्या, यानी 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं वो आवृत्ति है। यानी 20 कंपन से लेके 20,000 कंपन 1 सेकंड में होते हैं, तब तक हमारे कान उस ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी कम से कम 20 कंपन यदि 1 सेकंड में होंगे उस ध्वनि को, और अधिक से अधिक 20,000 कंपन यदि 1 सेकंड में होंगे तो उस ध्वनि को हमारे कान सुन लेंगे। यदि इससे कम होगी तो उसको इंफ्रासोनिक कहेंगे, और इससे ज्यादा 20,000 से ज्यादा होगी तो उसको अल्ट्रासोनिक कहेंगे। अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, अश्रव्य और पराश्रव्य। अश्रव्य जिसकी ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, और पराश्रव्य जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उनको इंफ्रासोनिक और परासोनिक, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अब है पराश्रव्य ध्वनि, वह है जिसकी आवृत्ति पराश्रव्य। अल्ट्रासोनिक ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज, एच लिखा है, इसका मतलब हर्ट्ज है। एच लिखा ना, ये हर्ट्ज, ये ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई है। तो इसका ऐसे पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब एक ध्वनि की चाल, ध्वनि, पहली बात तो ये समझ ले कि ध्वनि किसी माध्यम में ही गति करती है, निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। तो आपको ऑप्शन आएंगे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्वनि चाल सबसे अधिक किसमें होती है और सबसे कम किसमें होती है, और किसमें ध्वनि गति नहीं कर सकती। तो निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती। और ध्वनि की चाल है वो ठोस में सबसे अधिक होती है। ठोस में जो लोहा है या इस्पात है उसमें इसकी ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, वो 5,130 मीटर प्रति सेकंड तक ध्वनि की चाल लोहे में होती है। और द्रव में उससे कम होती है। द्रव जैसे जल है तो जल में लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड या 1493 मीटर प्रति सेकंड आपके जल में ध्वनि की चाल होती है। और वायु में सबसे कम होती है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास ध्वनि की चाल होती है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ध्वनि किसमें प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ध्वनि निर्वात में प्रवाहित नहीं हो सकती। ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है, जल में उससे कम होती है, वायु में सबसे कम होती है। अब है डेसिबल, इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल भी ध्वनि से संबंधित है और ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता। ये थी आपको ऊपर था ध्वनि की चाल या ध्वनि की गति, और यह है ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है वो क्या है? डेसिबल है। और डेसिबल में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सामान्य बातचीत है वो किस डेसिबल की होती है। तो सामान्य बातचीत है वो 30 से 40 डेसिबल की होती है। मोटर कार है, मोटर कार की जो आवाज ध्वनि होती है वो 110 के आसपास डेसिबल होता है। जेट विमान होते हैं उनकी ध्वनि है वो 140 से 150 तक की डेसिबल वाली ध्वनि होती है। तो ये चीजें आप याद रखें। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? इको साउंड होता है। इको साउंड क्यों होता है? इको साउंड परावर्तन के कारण होता है। ध्वनि टकरा करके जब वापस आती है तो उसको कहते हैं परावर्तन, और परावर्तन के कारण इको उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है 20, ये ध्वनि के प्रश्न थे। इससे आगे आपके उष्मा के तापमान के प्रश्न है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं? जो ताप है
उसको मापने के मुख्य रूप से 3 में इकाइयाँ काम में ली जाती हैं। एक तो सेंटीग्रेड, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। तो इनका एक मैंने सूत्र यहाँ लिखा है, ये सूत्र काम में आता है। इनको बदलने में आपस में बदला जा सकता है। ये सूत्र है C-0 बटा 100 बराबर F-32 बटा 180 बराबर K-273 बटा 100। इस सूत्र से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये सूत्र C-0 बटा 100 बराबर F-32 बटा 180, इस सूत्र में रख करके हम इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो C तो कितना है, C 20 है, 20 माइनस 0 बटा 100 बराबर F-32 बटा 180। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, इसको इससे और इसको इससे गुणा करोगे, 180 को इससे गुणा करो, 100 को उससे कर लो, पहले 100 को उससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके 100 F-3200 बराबर, इसको 180 को 20 से गुणा करोगे तो 18 दूना आपके 36, 1 और 2 0 ये होगा। अब इसको एक्सचेंज करके माइनस वाला उधर ले जाइए तो 100 F बराबर 3600 प्लस 3200, 3600 प्लस 3200, 3600 F। अब 3600 और 3200 को जोड़ लिए, आपको 36 और 32 कितने होते हैं, 36 और 32 68 हो गए, 6800 और F बराबर 6800 बटा में 100 का आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, F बराबर 68 फ़ारेनहाइट हो। 100 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितने फ़ारेनहाइट होगा, 68 फ़ारेनहाइट होगा। तो इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये इस प्रकार से डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। C-0 बटा 100 बराबर F-32 बटा 180। इस सूत्र से हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड को आपस में चेंज कर सकते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। और फ़ारेनहाइट पैमाने में इसका तापमान होता है आपके 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या लगभग 98 फ़ारेनहाइट सामान्य तापमान 180 व्यक्ति का सामान्य शरीर का तापमान होता है। केल्विन में पूछते हैं, ये केल्विन का आया हुआ है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। तो 37 में 273 जोड़ोगे तो आपके 310 केल्विन हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ये 273 जोड़ दोगे और तो ये आपके 310 केल्विन हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न ताप संबंधी ये आते हैं। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलता है। जहाँ दाब कम होता है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, वायु दाब कम होता है तो जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे उबलता है। आपको पता है कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी सामान्य दाब पर पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। और जब पहाड़ों पर होगा तो पहाड़ों पर दाब कम होगा, कम होने की स्थिति में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक दाब पर उबलेगा। अब आपको पता है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है। दाब अधिक होने से पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक उसका ताप हो जाता है।
अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है। एक उबलता हुआ जल, उसके हाथ लगाइए, और एक भाप पर हाथ लगाइए, हाथ भाप से अधिक जलेगा। इसका क्या कारण होता है? जब जल है वो उबलता हुआ जल जब भाप में चेंज होता है तो उस भाप में चेंज करने के लिए उसको एक गुप्त ऊष्मा लेनी होती है, जिसको गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। भाप की गुप्त ऊष्मा, जल से भाप बनती है तो प्रति ग्राम 540 कैलोरी गुप्त ऊष्मा आवश्यक होती है। तो गुप्त ऊष्मा के कारण जो भाप में है वो उबलते हुए जल से अधिक ऊष्मा होती है। इसी प्रकार बर्फ की गुप्त ऊष्मा है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, और भाप की गुप्त ऊष्मा है वो आपके 540 कैलोरी होती है। तो ये प्रश्न भी सामान्य है, पूछे जाते हैं। अब प्रकाश की गति, प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इसको ऐसे लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न, अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण क्यों होता है और कब होता है? तो सूर्य ग्रहण क्यों होता है? क्योंकि जब चंद्रमा है वो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, और जिससे सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण होता कब है? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण होता कब है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो ये प्रश्न कुछ थे, और एक वीडियो इस भौतिक विज्ञान का आपके पुलिस के लिए और है, वो देखना। इसको ढंग से आप इसका वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर के ये प्रश्न पढ़ सकते हैं। बहुत ही उपयोगी है और आपकी परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।